हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम मुज़ैर यूनुस है और आज मेरे साथ मौजूद हैं अहमद पीरज़ादा साहब। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, फेलो हैं ऑफ द हायर एजुकेशन एकेडमी इन द यूनाइटेड किंगडम एंड चेयर ऑफ द इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप इन पाकिस्तान। स्पेशलिटी इनकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है विद अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन मॉनेटरी पॉलिसी। तो यूजुअली पाकिस्तान के कॉन्वर्जेशन में एटलीस्ट अगर आप मीडिया खोलें, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो आपको बड़ी कॉन्वर्जेशन नज़र आती है मईशत के ऊपर, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स नज़र नहीं आते। और मॉनेटरी पॉलिसी वाले तो बिलखुसूस ही मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज़ नहीं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया में। हालांकि अगर आप ये पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपको मालूम है कि इस क्राइसिस का, महंगाई का, हम काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। रिलेशनशिप मॉनेटरी पॉलिसी से है, पैसे की नोट छापना जिसे हम कहते हैं उससे है। कुछ लोग अभी भी कहते हैं कि जी स्टेट बैंक जो है वो काबू नहीं कर सकती इन्फ्लेशन, क्योंकि हमारे यहाँ तो इंटरेस्ट रेट इस ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इन सब चीज़ों पे आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। पहले तो डॉक्टर साहब, वेलकम टू पाकिस्तानमी एंड थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। तो सर शुरुआत करते हैं इसी बात से कि, और मैंने आपके जो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप का प्रेस रिलीज है वो पढ़ा। इट वाज रियली वेल रिटन। उसका लिंक फॉर द ऑडियंस जो पढ़ना चाहते हैं इन डेप्थ, वो भी पढ़ें। उसमें अच्छी रिकमेंडेशंस भी और उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन उस तरफ जाने से पहले आप कैसे देख रहे हैं इस ऑन गोइंग क्राइसिस को? इस पॉडकास्ट पे तो काफ़ी लोग आके ये कह चुके हैं और मैं उनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये कोई पिछले 6 महीने या 4 साल या 5 साल का क्राइसिस नहीं है। ये कम से कम 25-30 साल लंबा एक क्राइसिस है जिसका अब इम्पैक्ट जो है वो अनबेरेबल हो चुका है। हाउ डू यू सी दिस फ्रॉम योर ओन perspective as a macroeconomist, and the root causes behind this entire crisis right now? आई थिंक डेफिनेटली ये कोई आजकल का क्राइसिस नहीं है। एटलीस्ट अगर इफ यू गो बैक एटलीस्ट 10 12 साल 15 साल तो इसको इसको डेवलप होने में लगे हैं। जस्ट टू गेट सम नंबर्स आउट ताकि जरा कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल जो आपकी डेट सर्विसिंग है वो 2013 में फिस्कल ईयर में $6 बिलियन थी। आज वो खड़ी है $24 बिलियन। अगर आप लेट्स से स्टेट बैंक की जो ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज हैं, स्वैप्स वगैरह की शक्ल में उसको अकाउंट फॉर करें तो 28-30 बिलियन तक चली जाती हैं। तो इट्स अ वेरी मैसिव बर्डन। और ये बिल्डअप हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। एक आपकी जो ग्लोबल जो मैक्रो पॉलिसीज थी, बहुत क्रेडिट वाज वेरी चीप, उस फॉर्म में ये डेवलप हुआ। और अब ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये अब ऑलमोस्ट अनबेरेबल है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मजीद कॉन्टेक्चुअलाइज करने के लिए जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ये 26 बिलियन, व्हाट डज दैट मीन? 26 बिलियन, दैट 66% ऑफ आवर एक्सपोर्ट्स। और बेसिकली इफ वी अगर हम इसमें रेमिटेंसेस भी ऐड कर दें तो दिस इज 37% ऑफ आवर रेमिटेंसेस। तो ये क्लियरली सस्टेनेबल नहीं है कि हम इसको इसी शक्ल में आगे लेके चलें। स्पेशली बार बार एक पॉलिटिकल लेंस भी आ जाता है जिसमें भी हम सिर्फ अगले 3 महीने या नेक्स्ट इलेक्शन तक सोचते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्शन को भूल जाएं थोड़ी देर, तो ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जो कि दो दो महीने के लिए मैनेज करनी है, आपने 3 महीने के लिए मैनेज करनी है, इलेक्शन तक के लिए मैनेज करनी है। मे बी पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से शायद यही आपकी स्ट्रेटजी हो। लेकिन अदरवाइज फ्रॉम एन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू आपने इफ यू अगर आप इसको मजीद लॉन्ग टर्म सोचें तो आप हर साल ये 26 बिलियन का रोल ओवर नहीं मैनेज कर सकते। और अगर आप मैनेज कर भी लें, लेट्स से हम मांग तांग के जिस तरह हमेशा करते आए हैं इसको मैनेज करते करते रहें, तो आज जो जैसे $1 अरब जो हैं एक्स्ट्रा आ रहे हैं, यूएई से खबर चली है। हाँ जी इधर से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अब पहले एडीबी से भी एक दो दफा पैसे आ चुके हैं, कुछ चाइना ने भी रोल ओवर किया था 2022 में, कुछ सऊदीया ने किया था। तो हर दफा हम खुश हुए कि यार ये अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। लेकिन हालात जो हैं वो बदतर से बदतर ही होते गए हैं। और ये इसको हमें पर्सपेक्टिव में रखना चाहिए कि ये आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते। और जो अनसर्टेनिटी, अगर आप लेट्स से आप इसको इस तरह रोल ओवर करने में लेट्स से हर साल सक्सेसफुल होते भी जाएं, तो जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है सारे प्रोसेस से कि पैसे आ रहे हैं नहीं आ रहे, कब आ रहे हैं, उस अनसर्टेनिटी का इफेक्ट ये होगा कि आप जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स हैं आप उससे बाहर ही रहेंगे। और अगर आप उससे बाहर ही रहेंगे तो उसकी इम्प्लीकेशन और जो अनसर्टेनिटी उससे क्रिएट रहेगी कॉन्टिन्यूसली, उसका मतलब यही है कि जो आपकी ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे ही होंगे।
और एट सम पॉइंट आपको सोचना पड़ेगा कि आपने इसको कैसे डील करना है, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल शायद शायद ये ना चल पाए। तो सर इसके अंदर डॉक्टर साहब एक बात फिर आती है जिस पे, बिकॉज यू आर अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट, मैं चाहूंगा कि आप जरा फॉर द ऑडियंस, बिकॉज एटलीस्ट पीपल लाइक मी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड, आप जैसे लोगों से ऐसे ही बात होती रहती है तो बहुत कुछ सीख लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। जरा समझाएं कि ये जो बोरोइंग की नीड है पाकिस्तान की, इसके ड्राइवर्स क्या हैं? क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि जी पहले तो इंटरेस्ट रेट का जो है बढ़ाने से कुछ नहीं होता। एक ये बड़ा मेन स्ट्रीम जो है, वुड लव योर टेक ऑन दैट कि इज इट रियली ट्रू कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट एज अ मैकेनिज्म टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इज नॉट रियली देयर, इट्स अ वीक थिंग, सो आप बढ़ा भी दें रेट तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट ब्रॉडली स्पीकिंग एक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में होता है कि जी अगर आप अनसस्टेनेबल फिस्कल डेफिसिट्स रन करें तो उसका इम्प्लीकेशन यही होता है कि इट विल शो अप इन द फॉर्म ऑफ मनी ग्रोथ बिकॉज द सॉवरेन इज स्पेंडिंग टू मच, that then leads to pressure on your exchange rate, it fuels inflation, and in the long term inflation divergence जो है वो currency weakness create करती है, और पाकिस्तान जो है वो उन deficits को fund कर रहा था through borrowing. Is that largely correct? Is this how we ended up in this mess के ये जो fiscal side का जो problem है, what I refer to as a imprudent sovereign, और स्टेट बैंक उसके ऊपर जो है थ्रू द बैक डोर ऑस्टेरिटी इम्पोज करने की कोशिश करती है। इज दिस अ फेयर एनालिसिस, और दिस व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस इकोनॉमी के ये जो है हर बार जो है ये बोरोइंग की नीड आती रहती है? आई थिंक जो इसका जो मैकेनिकल एनालिसिस है, आई थिंक वो तो यही है काफी हद तक कि और अक्सर ये मॉनेटरी पॉलिसी में भी डिस्कशन ये जब लेट्स से इवन सोशल मीडिया पे अदरवाइज होती है तो हम हमेशा प्राइवेट सेक्टर की बात सुनते हैं कि प्राइवेट सेक्टर रोल नहीं प्ले करता, बैंकिंग आपकी एक्सेस इतनी नहीं है। लेकिन जो अगर आप डेटा उठा के देखें, लाइक हैव अ कर्सी लुक एट द डेटा, तो सारा जो मोस्ट ऑफ द इफेक्ट ऑल ऑफ दैट वो जो है वो गवर्नमेंट की साइड से आता है। और देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सो सी आई मीन क्या चीज मैटर करती है? मैटर ये करता है कि लेट्स से अगर मॉनेटरी पॉलिसी या इंटरेस्ट रेट मूव होता है तो क्या उससे आपका जो क्रेडिट ग्रोथ है वो इफेक्ट होती है या नहीं होती, राइट? वेदर दैट वो क्रेडिट ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर की तरफ से भी आ सकती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आ सकती है, लेकिन क्या वो इफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही? तो जो अगर आप डेटा उठा के देखें तो इट लुक्स लाइक कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो डेफिनेटली इफेक्ट होती है, और वो प्राइवेट सेक्टर की वजह से इफेक्ट नहीं होती, वो गवर्नमेंट सेक्टर की वजह से इफेक्ट होती है। और एक्चुअली इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि just sort of very kind of a bit of a naive analysis and a naive statement. जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो यू एक्चुअली सी देयर इज अ वीक कोरिलेशन के जो प्राइवेट सेक्टर में जो क्रेडिट ग्रोथ है वो शुरू में बढ़ती है। कि अब उसकी क्या रीजन है? उसकी एक रीजन ये हो सकती है कि क्योंकि जब आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, आपके जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो कॉस्ट गवर्नमेंट को पड़ती है वो बढ़ती है, और जैसे गवर्नमेंट पुल बैक करती है मार्केट से तो देश शुरू में कुछ रूम क्रिएट होता है जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो विलिंग टू पे अ हायर हायर इंटरेस्ट रेट एज लॉन्ग एज द फंडिंग इज अवेलेबल। लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, आई थिंक बाय एंड लार्ज मैकेनिकली स्पीकिंग government borrowing definitely move होती है। There's a strong correlation of around 0.6 or 7 depending on the time period you're looking at, और उस and that matters a lot for the credit growth क्योंकि जो government borrowing है that makes up about uh, around 50% of your broad money supply, तो और 40% of your broad money supply, तो the amount जितनी वो move होती है it's big enough to basically bring a substantial change in your credit growth। लेकिन आई थिंक ये तो मैकेनिकल आंसर हो गया ना कि वो ऑपरेट कैसे कर रहा है। आई थिंक द प्रॉब्लम इज मच मोर फंडामेंटल, क्योंकि अगर हम ये एक दफा करें, दो दफा करें, तीन दफा करें तो फिर तो हम इसको कहेंगे कि ये पॉलिसी मिस्टेक है, राइट? मैं भी लैंग्वेज यूज करता हूँ ऑब्वियसली, आसान होता है कम्युनिकेट करना कि क्या हो रहा है मैकेनिकली स्पीकिंग। लेकिन अगर आप यही गलती जो है 20 दफा से ज्यादा करें तो फिर मे बी इट्स नॉट अ मिस्टेक, ये आपके सिस्टम का हिस्सा है। तो उसमें आई थिंक इट सॉर्ट ऑफ गोज बैक इफ यू थिंक, अगर हम इसको इफ यू आल्सो थिंक अ बिट मोर इंस्टीट्यूशनली, आई थिंक ये इट गोज बैक कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं दे आर एक्सट्रैक्टिव इन नेचर। आप फॉर एग्जांपल हमें ये भी देखना चाहिए ना कि ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैं लेट्स से ये हर दफा यही मैकेनिज्म क्यों यूज करती हैं कि बोरो करेंगी और फिर स्पेंड करेंगी और ग्रोथ डिलीवर करेंगी? तो ये जो ऑल्टरनेट जो पॉसिबिलिटीज हैं लेट्स से ईस्ट एशिया ने भी किया, इंडिया में भी देखते हैं, चाइना में भी देखते हैं और मुल्कों में भी देखते हैं, वेस्ट की हिस्ट्री है, तो वो वाले जो प्रोसेसेस हैं उनकी तरफ क्यों नहीं ये जाते? आई थिंक वहां पे प्रॉब्लम आ जाता है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं दे आर वेरी मच एक्सट्रैक्टिव इन नेचर।
आप लेट्स से देख लें, जो आपकी फ्यूडल एलीट्स हैं उनके अपने इंटरेस्ट हैं, वो एग्रीकल्चर में उनकी वो जिस जिस तरह ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप शुगर को ही उठा के देखें तो आप वो मार्केट भी ओपन नहीं है। अगर आपने लेट्स से फैक्ट्री सेटअप करनी है किसी एक डिवीजन में तो आपको कितनी परमिशंस लेनी पड़ेंगी। ये रिसेंटली जो केस था, इवन बिटवीन देम देयर इज अ वेरी स्ट्रांग फाइट बिटवीन वो जहांगीर तरीन ग्रुप और जो शरीफ अच्छा, बरादरान। कथा कलामी माफ, इसके अंदर आपने शुगर का जिक्र किया तो मुझे एक बात याद आई। फॉर्मर मेंबर ऑफ द फाइनेंशियल टीम, हम्म। एक दफा उन्होंने मुझे ऑफ रिकॉर्ड बताया कि यू नो दे वर लाइक उजैर, यू वुड बी सरप्राइज्ड एट द नंबर ऑफ आवर्स वी स्पेंट डिस्कसिंग टोबैको प्राइसेस इन द इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमिटी। हम्म। तो मतलब एक न्यूक्लियर आर्म मुल्क, 230 मिलियन की आबादी, उस पे मतलब आज तक वो सिस्टम चल रहा है मेडिवल अकबर, शहनशाह अकबर के राज का, कि जी तंबाकू का रेट क्या लगेगा इस साल मुल्क के अंदर। तो यू आर बिल्कुल। एब्सोल्युटली राइट ऑन दैट। तो उसमें वो आ जाता है आपका, एक ये आ जाता है फ्यूडल एलीट्स आपके पास। फिर आपकी जो इंडस्ट्रियल एलीट्स हैं ये भी, दीज आर द पीपल और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस ये हैं, दे ऑपरेट इन अ वेरी प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। और ये प्रोटेक्शन भी चलती आ रही है सिंस इंसेप्शन। अब ऑल ऑफ दीज ग्रुप्स आर बेसिकली बेनिफिटिंग जो आपका प्रोटेक्शनिस्ट सिस्टम है, जिसमें लेट्स से आप कंपटीशन भी लिमिट करते हैं, और आप उसके अंदर लेट्स से चाहे वो डोमेस्टिक कंपटीशन हो चाहे वो इंटरनेशनल कंपटीशन हो। फिर आई थिंक आई डोंट नो, ये फिर उसके बाद आपका ये मिलिट्री बिजनेस एम्पायर ये भी आ जाती है। आई थिंक इनका बिजनेस स्ट्रक्चर आप उठा के देखें तो मोस्टली ये भी बड़े प्रोटेक्टेड सेक्टर्स में ऑपरेट कर रहे हैं। तो यू हैव अ क्लास, चाहे वो फ्यूडल क्लास हो या वो इंडस्ट्रियल क्लास हो, जो कि बेसिकली यूज करती है इंस्टीट्यूशंस को टू एक्सट्रैक्ट रेंट्स फॉर देमसेल्व्स। अब एज लॉन्ग एज दिस स्ट्रक्चर स्टेज इन प्लेस, तो अगर आप इसको डिसमेंटल नहीं करते तो आई थिंक जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि आप कंपटीशन बढ़ाएं और आप लेट्स से R&D में इन्वेस्टमेंट करें, या आप लेट्स से अपने ट्रेड लिंकेजेस बढ़ाएं और आप मार्केट मैकेनिज्म पे छोड़ दें, आई थिंक ये वाली चीजें नहीं हो सकती जब तक आप इस इशू को एड्रेस नहीं करते। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है एक्चुअली, आई साइटेड इट फ्यू टाइम्स। अदील मलिक ऑक्सफोर्ड में होते हैं, थिंक विलियम डंकन के साथ उन्होंने लिखा है। उनका आई थिंक ही इज पीएचडी, आइदर हिज पीएचडी स्टूडेंट और व्हाटएवर। तो उसमें दे शो कि फॉर एग्जांपल 2013 में हमारा जो क्राइसिस आया, उसमें जो आपके जो सेक्टर्स थे जो ऑर्गेनाइज थे, या जो बेसिकली पावरफुल फैमिली सो टू स्पीक के साथ लिंक थे, व्हाट यू सी हैपनिंग इज डिस्पाइट के आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे थे 2013 में, और आईएमएफ जो है वो आपको फोर्स कर रहा था कि आप अपना जो टेरिफ स्ट्रक्चर है उसको लिबरलाइज करें। तो दे एंडेड अप इन्फ्लुएंसिंग द पॉलिसी मेकर्स टू एन एक्सटेंट के जो आपके नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं वो बहुत ज्यादा रेडिकली दे वेंट अप, एंड दे वेंट अप इन द सेक्टर्स व्हिच वर लिंक्ड टू दीज ग्रुप्स और फैमिलीज और व्हाटएवर। फिर 2018 का क्राइसिस आया अगेन, हम उसमें फिर यही देखते हैं, इस दफा नॉन टैरिफ बैरियर्स तो नहीं, लेकिन इस दफा डायरेक्टली जो कस्टम ड्यूटीज रेगुलेटरी ड्यूटीज उस शक्ल में फिर से ये जो प्रोटेक्शन थी ये ये बढ़ गई, और स्पेशली इन सेक्टर्स के लिए ज्यादा बड़ी बनस्पत ओवरऑल इकोनॉमी में। फिर अब 2022 2020 ऑब्वियसली दे डोंट कवर 2022, लेकिन जो हम ट्रेंड देखते हैं उसमें दोबारा हम यही देखते हैं कि फिर क्राइसिस आया, एंड देन अगेन जो सेक्टर्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन एंजॉय करते हैं उनमें फिर मजीद हमने प्रोटेक्शन बढ़ा दी, चाहे वो ड्यूटीज की शक्ल में हो या चाहे वो बाकी शक्ल में हो। और आज आई थिंक पाकिस्तान इज गोइंग टू बी समवेयर एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टेड इकोनॉमी। आई थिंक Yeah. क्वेश्चन हमें ये भी पूछना चाहिए कि अगर ये पिछले, और ये कोई ये 2013 से गेम नहीं शुरू हो रही, दिस गोज बैक मच फर्दर, ये तो सिर्फ उनके पेपर की मैं बात कर रहा था। तो अगर इस चीज ने अभी तक हमें डिलीवर नहीं किया तो इट्स नॉट गोना डिलीवर अस इन द फ्यूचर। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट आई वांटेड टू मेक कि इस तरह के स्ट्रक्चर में जहाँ पे बेसिकली आप इसको एलीट कैप्चर कहना चाहें एलीट कैप्चर कह लें, लेकिन आप इसको एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कहना चाहें आप वो कह लें, इस फिल्म में इस सारे सिनारियों में देन बेसिकली द ओनली वे टू डिलीवर ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इज कि यार आप आसान काम करें, आप पैसे बोरो करें, चाहे आप स्टेट बैंक से बोरो कर लें या आप लेट्स से सी पैक में बोरो कर लें या आप कहीं से बोरो करें एक्सटर्नली और इंटरनली, आप प्रॉस्पेरिटी डिलीवर करें, इलेक्शन लड़ें और फिर आगे देखी जाएगी। तो आई थिंक it's a bit of it's an endogenous cycle. In macro, we'll keep on calling it irresponsible policies and mistakes and whatnot.
but I think it's very systematic in nature if you step back and have a I fully agree with you because I think again मेरा एक सवाल जिसका आज अभी तक मैं खुद भी साल से ऊपर हो गया सोच रहा हूँ उस पर, maybe we'll come back to it as well, कि why would the beneficiaries of the status quo alter the status quo? हम जब रिफॉर्म की बात करते हैं आई थिंक हम ये सवाल हमेशा भूल जाते हैं कि ये जो जिनसे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं स्टेटस को चेंज करने का, वो तो खुद बेनिफिशियरी, और वो जब शिफ्ट होगा स्टेटस को तो ऑब्वियसली उनका सबसे ज्यादा नुकसान होगा बिकॉज दे बेनिफिट। एंड इनफैक्ट इसके अंदर ये भी एक आपका जो प्रोटेक्शन वाला आर्ग्यूमेंट था उससे मुझे याद आया कि यहाँ वॉशिंगटन में 2 साल पहले या कोविड से पहले या कोविड के दौरान जो है एक गवर्नमेंट ऑफिशियल और डेलीगेशन वगैरह आई हुई थी। तो एक उनमें से किसी ने बोला कि अमेरिकी कंपनीज को आना चाहिए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि आप अगर हमारा रिटर्न ऑन इक्विटी देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूनिलीवर का और उसका मवाजना करें हिंदुस्तान यूनिलीवर से, तो हमारा तो रिटर्न ऑन इक्विटी बड़ा जबरदस्त है, नियरली 2 times एज हाई, राइट? लाइक वी ऑफर वेरी गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी। तो बाद में मैंने उनको जाके बोला, मैंने कहा यू डू रियलाइज राइट कि ये इट इज एविडेंस ऑफ द फंडामेंटल प्रॉब्लम इटसेल्फ कि आपकी इंडस्ट्री इतनी प्रोटेक्टेड है कि यू आर ऑफरिंग एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न्स ऑफ इक्विटी ऑन इक्विटी बिकॉज यू प्रोटेक्टेड द इकोनॉमी। आप उसको लोअर करें तो कल परसों अगर आप इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं, लेट्स से अस्यूम के सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर वर्सेस पाकिस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर वुड ईट यू अलाइव because they are used to operating in a far more competitive environment where returns on equity have been normalized, and when you let their product through they will beat you because you're not used to competition. So no investor is going to come into a sector which is highly protected because A, the barrier to entry is super high, but B, it itself is not a worthy place to compete and you're only going to exacerbate your own problem. इसमें आई थिंक एक और आर्ग्यूमेंट भी आ जाता है कि जो दिस सो दिस कि आपके रिटर्न्स कितने हाई हैं, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी जनरली। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कम है या लेट्स से कैपिटल एक्यूमुलेशन आपकी कम है तो जनरली रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। उसमें एक तो आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि अच्छा अगर आप ओपन अप करेंगे तो रिटर्न ज्यादा है तो हर कोई दौड़ता हुआ चला आएगा उस मुल्क में और हर कुछ ठीक हो जाएगा, विच इज अ फेयर इनफ आर्ग्यूमेंट। लेकिन पाकिस्तान के केस में अगर आप ये देखें, लेट्स से यू टेक द स्टॉक मार्केट डेटा कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल टू द पॉइंट यू आर मेकिंग, कि रिटर्न्स हाई होने की एक और रीजन ये भी होती है कि आपकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। Yeah, तो risk premium is very high. तो for a unit of risk you are basically what is the price, what is the return you require, right? तो अगर लेट्स से आपका रिस्क जो है 3 गुना है और आपके रिटर्न्स जो हैं 2 गुना है, तो दूसरी मार्केट ज्यादा रिस्क एडजस्टेड टर्म्स में ज्यादा अट्रैक्टिव है बनस्पत आपकी मार्केट के। तो इवन तो ये हम अक्सर हमारे पॉलिटिशियंस को मैं क्या सिंगल आउट करूं, हमारे पॉलिसी मेकर्स जनरली ये भी जब जाते हैं और कहते हैं देखें रिटर्न्स हमारे बहुत ज्यादा हैं जो आप एग्जांपल दे रहे हैं, लेकिन आई थिंक वो रिस्क वाली साइड भी छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली, वो अनसर्टेनिटी की जो पूरी साइकिल है उसको भूल जाते हैं। स्टेबलाइज द इकोनॉमी, आप अगेन easy for me to say in a macro sense, लेकिन structurally आप उसको कैसे करें, it's a bigger question. लेकिन unless you stabilize the economy and be a bit more responsible in that sense of the word, वो high returns they won't translate into more investment. अच्छा, इसमें करंट क्राइसिस पे आते हैं। काफ़ी लोग जो है कमेंट्स भी करते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भी आते हैं, पूछते हैं जी अभी जो क्राइसिस हो रहा है पिछले चंद माह से उसका जिम्मेदार कौन है, राइट? हमने बात की ऑब्वियसली कि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म चलता आ रहा है, बट आई वुड लव फॉर यू टू कमेंट ऑन कि ये जो पिछले 6 से 8 महीनों में जो हुआ इकोनॉमी के साथ, हमने देखा चैप्टर 84 85 लग गया, यूसुफ आए हुए थे, यूसुफ फारूक, ही इज अ बिजनेसमैन हिमसेल्फ, उनकी फैक्ट्री है मेकिंग लाइटिंग स्टफ। वो खुद बता रहे थे कि भाई अगर मैं एलसी खोलना भी चाहूँ तो नहीं खुल रही और मेरा कंपोनेंट जाता है डॉलेंस के फ्रिज के अंदर। अब अगर मेरा कंपोनेंट बंद भी जाए तो डॉलेंस के जो 18 कंपोनेंट्स हैं वो नहीं आए हुए, तो वो ऑर्डर नहीं आ रहा, राइट? एंड इट डिस्टोर्टेड द होल मार्केट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट लगी, रैशनलाइजेशन हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी कहती है हम रैशनलाइज करते रहेंगे और हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। व्हाट डू यू, आप जब देखते हैं पिछले 8 महीनों के अंदर वो कौन सी बड़ी डिसीजंस थी जो एज अ मैक्रो इकोनॉमिस्ट यू लुक एट एंड से यू नो व्हाट, these exacerbated this long-term secular crisis that we all know has been going on for 30 plus years? I think उसमें एक रीजन तो what I see is कि
वी वर सॉर्ट ऑफ, आप कह लें, ऑप्टिमिस्टिक थे बैक इन सितंबर 2022, सितंबर 2021 के व्हेन, जब स्टेट बैंक वाले तो आज भी नहीं मानते, लेकिन व्हेन वी, आई थिंक वी यूज रिजर्व्स टू फाइनेंस कैड, यू कैन डू द अकाउंटिंग गिमिक एंड put numbers here तो and there पीछे पीछे दरवाजे से कर रहे and थे। get away with it and say या कि हम डेट फाइनेंसिंग कर रहे हैं, हम कैड को फाइनेंस नहीं कर रहे, एंड इट्स अ मीनिंगलेस आर्गुमेंट। लेकिन आई थिंक वी वर यू हम जो हमारे इनफ्लोस थे वो कम थे, और जो हमारे आउटफ्लोस थे डेट रीपेमेंट की शक्ल में और जो कैड की शक्ल में, वो ज्यादा थे। तो जो डिफरेंस है वो इन एनी केस आपका रिजर्व से निकलता है, आप जो मर्जी उसको अकाउंटिंग वाइज आप जैसे मर्जी उसको एक्सप्लेन कर दें। तो आई थिंक सितंबर 2021 जब ये कमोडिटी क्राइसिस शुरू हुआ था, कमोडिटी प्राइसेस, तो तब से ही हमने अपने रिजर्व जो हैं वो यूज करना शुरू कर दिए थे ये कैट को फाइनेंस करने के लिए। उसमें आई थिंक आई एम हैप्पी टू गिव लेट्स से लीवे कि चलें यार, आप रिजर्व एक्यूमुलेट इसलिए करते हैं कि अगर कोई शॉक आएगा तो आप उसको एब्जॉर्ब करेंगे, तो आपने सिर्फ रिजर्व्स को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं रखना, तो मे बी आपने थोड़ा बहुत यूज करना है। लेकिन आई थिंक इन 1 मंथ और 2 मंथ्स टाइम, जब तक कमोडिटी प्राइसेस नीचे नहीं आ रही थी, और आपको पता है ऑलरेडी, अगर ये पब्लिक में तो बहुत जल्दी फिगर्स नहीं आती, लेकिन आई एम श्योर स्टेट बैंक और पॉलिसी मेकर्स को तो पता था कि 26 बिलियन की आपकी डेट रीपेमेंट्स हैं जो ड्यू हैं, और अगले साल भी फिर आप जब रोल ओवर करेंगे तो अगेन आई डोंट नो वेदर नंबर शायद बढ़ जाए। तो आपको पता है कि आप ट्रेड ऑफ मैनेज कर रहे हैं, आपके इनफ्लोज नहीं है, आपके आउटफ्लोज, एक्सपेक्टेड आउटफ्लोज बहुत ज्यादा हैं। तो आपने इकोनॉमी को, यू कुड हैव स्लोड इट डाउन मच सूनर, ताकि आप रिजर्व्स जो हैं वो अपने कुछ हद तक आप उनको सेव करें, ताकि जब आपकी डेट रीपेमेंट्स। इनफैक्ट इस पे, सॉरी टू इंटरप्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कमोडिटी साइकिल का, क्योंकि ये मुझे याद है 2021 के आसपास, आई एम फॉरगेटिंग द मंथ, या अर्ली 22 था, ये मैंने पुश बैक भी किया था स्टेट बैंक के कुछ लोगों को कि आप जो फोरकास्ट वो दिखा रहे थे, एक चार्ट फ्यूचर ऑयल प्राइस का, फ्यूचर्स अच्छा। का कर्व दिखा रहे हम्म। थे, वो फ्यूचर्स में दिखा रहा था कि इट्स डाउनवर्ड ट्रेंडिंग। तो मैंने उनको कहा कि आप जो फ्यूचर्स मार्केट को देख रहे हैं, फ्यूचर्स मार्केट्स ऑब्वियसली आर अ गुड इंडिकेटर, बट दे आल्सो मिस प्राइस। But if you हाँ। look at the IEA forecast for energy in 2022, हम्म। one of the big risks was obviously Russia. We already knew in early 2022 के invasion होने वाली है। But चले आपसे वो अगर miss भी हो गया, तो वो जो long term forecasters थे, like the International Energy Agency, वो $100 के आसपास की बात कर रहे थे। और मेरा पुशबैक उनको यही था कि wouldn't it be better if you are prudent, कि आप आज स्लो कर दें, और अगर ये सिनेरियो नहीं होता, आप हम्म। विंडफॉल दे सकते हैं लोगों को, ठीक हम्म। है ना, you're prepared for the worst case if the better case materializes. In India, in fact, was doing that. Modi was being criticized at that point for hiking up taxes as the price was falling, but he हम्म। was preparing for, rainy day fund essentially. So हम्म। you're absolutely right, वो बड़ा optimistic थे in the commodity cycle on the interest rate cycle, कि जी ये इतना बुरा नहीं होगा हम्म। जो बाकी लोग कह रहे हैं। हाँ, स्पेशली आई थिंक इवन दो, अगर आप उनको ऑयल प्राइसेस, इफ यू जस्ट लुक एट ऑयल प्राइसेस, चलो यू कैन आर्ग्यू, लेकिन जब आप ये डेट रीपेमेंट्स को आप पिक्चर में लाते हो, तो देन इट बिकम्स वेरी ऑब्वियस कि यार आप क्यों कर रहे हो। स्पेशली क्योंकि हम अक्सर, द प्रॉब्लम इज कि अगेन ये भी आर्ग्यूमेंट बहुत होता है कि हमें इतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जो डेट है वो ऑफिशियल है नेचर, चाहे मल्टीलैटरल होंगे या बायलैटरल होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन इसकी एक और, देयर इज अनदर वे टू लुक एट दिस, व्हिच इज ये हमारा इतना ज्यादा 90% जो हमारा पब्लिक डेट है वो ऑफिशियल इन नेचर है, लेकिन दैट ऑल्सो टेल्स यू कि मार्केट आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। तो इट्स नॉट, इट्स, यू माइट से इट्स अ गुड थिंग, बट इट्स, आई थिंक इट्स अ बैड थिंग कि यार आप मार्केट से पैसा नहीं रेज कर सकते, तो आपको बेसिकली फ्रेंडली कंट्रीज, मल्टीलैटरल से जाके लेना पड़ता है। और वो आपको पैसा इकोनॉमिक रीजंस की वजह से नहीं दे रहे, वो आपको मे बी स्ट्रेटेजिक रीजन, फॉरेन पॉलिसी रीजंस की वजह से दे रहे हैं। अगर इकोनॉमिक रीजंस की वजह से दे रहे होते तो वो आपको लंबे अरसे के लिए वो पैसा आपको कमिट करते, बजाय इसके साल 2 साल के लिए आपके पास रखवाएं। तो इस सिचुएशन में जब आपकी इकोनॉमिक फंडामेंटल्स या इकोनॉमिक का परसेप्शन इतनी बुरी है एट अ ग्लोबल लेवल, कि आपके रोल ओवर्स भी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से डिटरमिन हो रहे हैं, तो आप उसमें यू शुड बी अ बिट मोर प्रूडेंट, टू यूज योर वर्ड, कि आप उस रिस्क असेसमेंट में आप थोड़ा बेहतर परफॉर्म करें। फिर ऑब्वियसली आई थिंक ये रिजर्व्स एक एलिमेंट आ जाता है। फिर आई थिंक जो पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट हुआ, आई थिंक उसने भी प्रॉब्लम क्रिएट किया, इन द सेंस कि जो आपका जो रोल ओवर रिस्क था, इवन विद द फ्रेंडली कंट्री सो टू स्पीक, वो आपका रोल ओवर रिस्क बहुत ज्यादा एग्जैसरबेट हो गया। तो आई थिंक द बोथ बोथ टुगेदर, आई थिंक कि एक हमने इकोनॉमी को बहुत लेट
स्लो डाउन किया। आई थिंक जब नई गवर्नमेंट आई उसने भी बहुत ज्यादा टाइम लिया इकोनॉमी को स्लो डाउन करने में। आप कैट यू हम कैट रन कर रहे थे अप अंटिल नाउ, टू बी ऑनेस्ट, जस्ट लाइक अ मंथ बिफोर इट केम अ बिट रीजनेबली डाउन। तो आई थिंक वी टुक मच लॉन्गर टू स्लो इट डाउन, और उसका रिजर्व्स के ऊपर हमारे प्रेशर पड़ता रहा। नॉन ऑयल जो है वो सरप्लस था। वो हम उसको कर लेते हैं नॉन ऑयल, और अपनी मर्जी से चीजें निकाल शिकाल देते हैं। तो वो एलिमेंट था एक रिजर्व्स, लेकिन इट स्टार्टेड इन सितंबर 2021, और फिर ये पॉलिटिकल क्राइसिस ऑब्वियसली। लेकिन अगेन आई मीन इसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर भी फोकस करते हैं कि अगर इस तरह नहीं होता और उस तरह नहीं होता तो चीजें पता नहीं कैसी हो जाती। हमें ये वी शुड फॉरगेट कि आपका जो 26 बिलियन का जो रीपेमेंट है, या 30 बिलियन की, अगर आप ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज को भी अकाउंट फॉर करते हैं, और इवन वर्स अगर आप ये आईपीपीज के जो प्रॉफिट रिपैट्रिएशन है और उनको भी अगर आप अकाउंट फॉर करते हैं, तो वो जो सारा आउटफ्लो है विच गोज इजीली 30+, अगर आप तो ये जो आउटफ्लो है ये आपका पिछले 8 महीने में नहीं बिल्डअप हुआ, राइट? ये पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है ये। और ऑल ऑफ दिस, ये अगेन वी शुड रिमेम्बर कि ये सारा का सारा जो रोल ओवर, ऑल ये देखें, नॉर्मली कंट्रीज जो है वो डेट सर्विसिंग भी होती है, कैट भी रन करते हैं, इट्स ऑल गुड, राइट? चाइना, सॉरी चाइना नॉट चाइना, इंडिया, यूएस, यू कैन फाइंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज एज वेल जो कि परसिस्टेंटली कैट रन कर रहे हैं, बट दे आर फाइन क्योंकि उनको प्राइवेट सेक्टर से पैसा आ रहा है ऑन इकोनॉमिक रीजंस। ये एक बात हम बड़ी भूल जाते हैं। आई एम ग्लैड यू रेज दिस के हम जब इंडिया का भी देखते हैं डेटा, बांग्लादेश का देखते हैं, दे रन परसिस्टेंट करंट अकाउंट डेफिसिट्स, लेकिन वो एफडीआई से उसको बाय एंड लार्ज दो स्पेशली चीजों, इंडिया फंड करते हैं उसको। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और उसमें भी दो चीजें हैं। एक तो ये प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस्ड है, तो देयर इन अ वे विच इज सेइंग कि यार जो आपका इंटरनेशनल, जो आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, दे ट्रस्ट योर इकोनॉमी एंड दे वांट टू बेसिकली कम एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और दूसरा ये है कि एट द सेम टाइम वो जो एफडीआई इनफ्लोज आते हैं, दे सेव देम इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। वो उसको ये नहीं करते कि अच्छा इनको हम उड़ा दें अपनी, लेट्स से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, या जो भी आप उसको करना चाहें। तो ओवर द सेम टाइम पीरियड दीज कंट्रीज हैव नॉट ओनली रिसीव्ड एफडीआई, बल्कि इन्होंने रिजर्व बफर्स भी जनरेट किए, ताकि लेट्स से इन द टाइम ऑफ अ क्राइसिस वो अपनी इकोनॉमी को इंसुलेट कर सकें। तो हमने तो दोनों ने किए। हमने तो प्राइवेट सेक्टर से हमें पैसा नहीं आया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की शक्ल में ओवर द लास्ट, सीपैक में कुछ आया डेट की शक्ल में, लेकिन अगेन हम बेसिकली वी डिडंट सेव एनी ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स कि हम बढ़ा सकें। इवन हमारे रिजर्व्स भी जो स्टेट बैंक शो कर रहा था 17 बिलियन और समथिंग, अ लॉट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन बोरोड मनी रादर देन से इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, सो टू स्पीक। या नो आई मीन एक मैं मुझे अभी तक आई मीन और उस पे अभी इट्स अ गुड segue on this as well. My first sort of like proper analysis when I first wrote it अक्टूबर 2016 में फ्राइडे टाइम्स में वो चला था, which was basically a critique of Mr. Dar's policies at that time. और उसमें मैंने एक बेसिक सा चार्ट बनाया था जो दिखा रहा था कि ऑयल प्राइस नीचे जा रही है, ट्रेड बैलेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा, और दूसरा चार्ट था कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आपका एक्सटर्नल डेट भी बढ़ रहा है। बेसिकली आप डेट से रिजर्व्स बफर्स बिल्ड कर रहे थे, और जो आपका विंडफॉल था due to low oil prices, you were basically not building up from it because your trade deficit was growing at that time for whatever reason it was, जो फाइनेंस हो रहा था डेट्स के थ्रू। अभी आते हैं इस करंट सिचुएशन में, how do you see this distorted exchange rate scenario in the economy? मुझे तो बहुत ही, it's one of the biggest near-term risks to me in terms of the upwards adjustment that has to happen in pricing. और प्राइस डिस्टोर्टेड है अक्रॉस द इकोनॉमी। मैं जिस बिजनेस बाजार में कोई भी होता है उससे बात करता हूँ, उनको मालूम नहीं है कि कीमत क्या है चीजों की, क्योंकि मार्केट डिस्टोर्ट हो चुकी है एंड एक्सपेक्टेशंस आर व्हाट इकोनॉमिस्ट्स और द स्टेट बैंक वुड कॉल अनएंकर्ड at this point in time. How do you see this policy के 226 इंटरबैंक रेट है and anywhere between 226 to 280 जो है वो असल मार्केट में प्राइस चल रही है कमोडिटी की? Funny, I think this is extremely politically I can see what's happening. लेकिन economically it's extremely foolish to go with this policy. I think there's always a presumption कि यार ये एक short term crisis है, हम भी शायद उस तरह सोचने का हमें शौक है कि ये बस कुछ अरसे में खत्म हो जाएगा, तो हम एक्सचेंज रेट को एडजस्ट नहीं होने देते, क्योंकि फिर जो ऑफिशियल रेट अगर एडजस्ट होगा तो ऑब्वियसली दैट मीन जो आप ऑयल इंपोर्ट करते हैं या जो गवर्नमेंट चीजें इंपोर्ट करती है वो फिर दे विल बी इंपोर्टेड नॉट एट 230 बट एट 270 समथिंग, राइट?
तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड में ये क्राइसिस खत्म हो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, बिजली तो महंगी हो महंगा हो जाएगा जाएगी। और हो जाए, तो बजाय इसके कि हम वो सारी पेन जो है वो इन्फ्लिक्ट करें लोगों के ऊपर या इकोनॉमी पे, तो इसको लेट्स होल्ड इट फॉर सो लॉन्ग, ताकि जब क्राइसिस खत्म हो जाएगा एवरीथिंग विल बी बैक टू नॉर्मल, 200 What से the नीचे। Ministry of Finance refers to as administrative measures. एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा जब ये 200 से नीचे जाएगा या जो भी हो जाएगा। लेकिन आई थिंक द प्रॉब्लम इज कि अगेन ये कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है जो हम यहाँ पे डील कर रहे हैं। आपके ये जो 26 बिलियन के आउटफ्लो हैं, ये आपके 26 बिलियन के आउटफ्लो हैं, राइट। आपके इनफ्लोज बिल्कुल ड्राई अप हो चुके हैं, इंटरनेशनल मार्केट्स आपको लैंड करने को तैयार नहीं है। जो 26 बिलियन की जो ये डेट सर्विसिंग है, ये भी आप किस तरह अभी तक मैनेज कर रहे हैं ये हम सबको पता है। कि मतलब आप एक it's I mean there's no economic diplomacy happening here, it's all about foreign policy। और अब I don't know अब आप और वो क्या, कोई बता भी नहीं रहा है कि जी बात हुई कि क्या है आप बात सऊदी हो क्या अरब और रही है, मतलब एमिरेट्स में। आप ऑफर क्या कर रहे हैं जो रोल ओवर सिक्योर कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। लेकिन इन एनी केस आई थिंक इस सिचुएशन में आई डोंट थिंक ये जो पॉलिसी है कि हम इसको रोके रखें और फिर ये बाद में चीजें वापस आ जाएंगी। इसको इट्स मच बेटर कि आप इसको एडजस्ट होने दें। मेरा तो पॉइंट ये भी था कि इवन जो अगर आप इंटरवीन ना करते, जो स्टेट बैंक ने रिजर्व्स यूज किए चाहे जिस तरह मर्जी वो उसको पुट करें, तो अगर आप ना करते तो आपका एक्सचेंज रेट बहुत पहले से एडजस्ट होना शुरू हो जाता और आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती टू एन एक्सटेंट कि शायद हम हालात बुरे ही होते लेकिन शायद इतने बुरे ना होते, मे बी 20 to 30% वो बेहतर होते बनस्पत आज जो हम सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो जितना आप इसको, क्योंकि आपके आउटफ्लोज और इनफ्लोज में इतना बड़ा गैप है, और गैप सिर्फ आज नहीं है बल्कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि ये फ्यूचर में भी ये गैप रहेगा। तो नॉट जस्ट टुडे बट, तो हम हमेशा बात करते हैं ना कि अगले 2 महीने में क्या आपके पास पैसे पूरे हो गए, मार्केट अगले 2 महीने का नहीं सोच रही, मार्केट बहुत लॉन्ग टर्म सोच रही है। तो आई थिंक जो हमारे जो इनफ्लोज हैं दे आर मच मच लेस देन दी आउटफ्लोज। और जो मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट जो है वो अगले 2 महीने का या इलेक्शन साइकिल का नहीं सोच रही कि क्या आपके पास काफी पैसे हैं या नहीं है। मार्केट सोच रही है अगले 4 साल 5 साल आपके पास डू यू हैव इनफ इनफ्लोज वर्सेस द आउटफ्लोज और नॉट। जो आप सीडीएस की बात हम करते हैं इट्स इलिक्विड फाइन, लेकिन सीडीएस का जो स्प्रेड है जो 5 ईयर के टाइम होराइजन पे हम देखें तो वो 20 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा है। हम लेट्स इग्नोर 60 70 100 वट एवर, लेकिन वो 20% और 2000 बेसिस पॉइंट्स से ज्यादा है सिंस जुलाई ऑनवर्ड्स। तो मार्केट और इवन दे आर अदर इंडिकेटर्स जो कि अगेन सिमिलर स्प्रेड आपको शो करते हैं ब्लूमबर्ग वगैरह के। तो आई थिंक मार्केट is having a very different view to what policy makers are thinking, या हम जो politically जिस तरह हम सोच रहे हैं over the next 3 4 months। तो जब इतना बड़ा गैप आ जाएगा तो यू हैव टू लेट दी करेंसी एडजस्ट ताकि वो जो गैप है वो श्रिंक हो सके आइदर थ्रू द स्लो डाउन इन इकोनॉमी और व्हाटएवर। या आई थिंक एक मिस्टेक कंसिस्टेंटली अक्रॉस द बोर्ड पॉलिसी मेकर्स पाकिस्तान में करते हैं कि दे इग्नोर द फंक्शन प्राइस प्लेज इन एनी इकोनॉमी। कि अगर आप अगेन करेंसी को आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट करने देते तो जो भी इंपोर्टेड चीज़ है, आपकी दाल हो गई, बिजली की इनपुट्स हो गए विच ब्लीड्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी, आपने उसको एडजस्ट करना है उसकी प्राइसिंग को आहिस्ता आहिस्ता। पेट्रोल हो गया, लोग जो हैं वो खुद देखेंगे कि यार ये पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया, फिर 7 रुपए और महंगा हो गया, फिर 2 रुपए और महंगा हो गया। दे विल स्टार्ट कंज्यूमिंग लेस ऑफ दैट थिंग, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट आपकी इंपोर्ट पे पड़ेगा। और ये हमने देखा कि जब पिछले दौर में जब फुली फंडेड सब्सिडी लगाई गई, तो मेरा एक बेसिक सा सवाल था डॉक्टर आबिद सुलेरी से, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया था कि ये फुली फंडेड है, कि जी आपकी जो है प्राइस इलास्टिसिटी असम्पशन क्या है पेट्रोलियम की, वो उन्होंने नहीं दी। तो अब आप एक चीज की प्राइस कट कर रहे हैं, ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ेगी, इन इलास्टिक भी हो तो थोड़ी तो बढ़ेगी ना। और अगर इन इलास्टिक और आप प्राइस उसकी बढ़ने देंगे तो कंजम्पशन थोड़ी, और ये हमने देखा थ्रू द समर जब वो प्राइस एडजस्टमेंट होने लगी तो कंजम्पशन भी कम हुई और स्लो। आई थिंक ये एक बेसिक फंडामेंटल के प्राइस का रोल क्या होता है। और पाकिस्तानी जो है like any economic actors in any country are, we can dispute के not all economic actors are rational, जो economic 101 में पढ़ा जाता है, और mostly rational होते हैं especially as relates to price as a function in the economy, and I think उसको वो भूल जाते हैं। आई थिंक जस्ट टू से ऐड वन मोर थिंग कि इवन अगर इन इलास्टिक भी है आपकी प्राइस, लेट्स से आप ऑयल प्राइस बढ़ाते हैं तो आपकी लेट्स से ऑयल की डिमांड कम नहीं होती, लेकिन आपकी इनकम कंस्ट्रेंड है, राइट। स्पेशली जब आप मार्केट में बोरो नहीं कर सकते, क्योंकि मोस्टली हम फाइनेंशियल मार्केट्स के साथ इतना वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती एक एवरेज बंदे की लाइफ में। तो आपकी इनकम, यू आर कंस्ट्रेंड बाय योर इनकम। अगर आप
पेट्रोल की प्राइस, अगर आप पेट्रोल उतना ही कंज्यूम करें, तो यू हैव लेस इनकम लेफ्ट फॉर अदर थिंग्स। तो इन एनी केस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी इकोनॉमी में जो डिमांड है, ओवरऑल एग्रीगेट डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो वो डिमांड आपकी कम होगी। एग्जैक्टली, मे बी एग्जैक्टली। आपके ऑयल इंपोर्ट्स इफेक्ट अगर ना भी हो, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो किसी और चीज की आपकी डिमांड इफेक्ट होगी और ओवरऑल उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा। या आई एब्सोल्युटली। अच्छा, आखिरी आखिर में डॉक्टर साहब, व्हाट्स द वे आउट ऑफ दिस? आपका, मैंने पढ़ा ईएजी का प्रेस रिलीज, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है। आई वुड लव योर थॉट्स ऑन डेट रिस्ट्रक्चरिंग पर्टिकुलरली, क्योंकि वी कांट व्यू द ब्रॉडर डेट रिस्ट्रक्चरिंग कॉन्वर्जेशन इन आइसोलेशन, राइट? ये एक ग्लोबल इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रही हैं, डेट स्ट्रेस हमें नजर आ रहा है अक्रॉस इमर्जिंग मार्केट्स। उसका फिर एक और लिंक है जियोपॉलिटिक्स के साथ इन द यूएस चाइना कंपटीशन, जहां अमेरिका और ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस ऑब्वियसली आर बीइंग लेवरेज्ड टू से कि जी अगर आपने ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग करनी है तो फिर वी वांट टू सी चाइना पे अ प्राइस फॉर दिस एज वेल, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू बिंज्ड ऑन चाइनीज डेट। एंड उससे प्री चाइना ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि दुनिया में डेट क्राइसिस नहीं होते थे, बट द पॉइंट एटलीस्ट दैट आई हियर इन वॉशिंगटन इज कि प्री चाइना, प्री BRI, the Paris Club and the Western institutions did restructure. This is the cost of being the चौधरी। आसान अल्फाज में, दुनिया का चौधरी बनने का एक कॉस्ट होता है कि जब आपके जो छोटू छोटू हैं वो जब कर्जा नहीं दे सकते तो आपने जो है, यू हैव टू बाइट द डस्ट एसेंशियली, राइट, फॉर देम। और ये दुनिया करती आई है, वेस्टर्न वर्ल्ड करता है, तो वो कहते हैं कि आपने, चाइना ने भी करना है। चाइना सो फार is not used to engaging with the world like that. It's not okay with, that type of debt restructuring that perhaps the Paris Club has been. How do you see near term के अंदर, obviously long term का तो हमें पता है, restructure करनी है पूरी इकोनॉमी को, अगले आने वाले महीनों में किस तरह स्टेबिलिटी डिलीवर की जा सकती है इस इकोनॉमी को? आई थिंक स्टेबिलिटी कैसे, आई थिंक देयर नो गुड ऑप्शंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? सो आई थिंक इवन जब हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, डेट जो अब ये देयर इज अ फ्रेमवर्क, ये जो G20 का कॉमन फ्रेमवर्क है, उसके अंदर आई थिंक चाइना भी आ जाता है और बाकी कंट्रीज भी आ जाते हैं। एंड देन बेसिकली द वे इट वर्क्स इज, आई if you want to seek debt restructuring, you basically give in an application for the process to start. फिर वो जो क्रेडिटर्स का है, दे कम विद अ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, जिसमें सारे क्रेडिटर्स जो हैं, जो G20 का पार्ट हैं, वो उसके मेंबर्स होंगे। एंड देन द निगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसी उसकी आउटलुक होगी। एंड देन उसके अंदर ये भी कंडीशन है कि जो आपके बायलैटरल क्रेडिटर्स हैं हु आर नॉट पार्ट ऑफ G20 फ्रेमवर्क, उनके साथ भी देन लेटर ऑन यू हैव टू गो एंड एग्री टू सिमिलर टर्म्स इक्वल which you ट्रीटमेंट। had agreed to within the G20 या common framework या जो भी उसका नाम है। तो I think it's a very very cumbersome process, very lengthy, messy process, much less than the ideal scenario we'll want at the international level. लेकिन the question is also कि अगर हम debt restructuring की तरफ नहीं जाते तो फिर हम क्या देख रहे हैं? फिर हम, अगर आप फिर एक तो अनरीजनेबल सिनारियो ये होगा कि जो अभी हम करते आ रहे हैं कि नहीं, हमने एडजस्टमेंट भी नहीं होने देनी और हमने लेट्स से मांग तांग के पैसे भी पूरे करने हैं और इसी तरह चलना है जिस तरह अभी चल रहे हैं। अगर इसी सिचुएशन में रहे फिर तो आपकी डिसऑर्डरली डिफॉल्ट होगी, एंड दैट इज मच मोर कॉस्टली than any of the other scenarios, right? The other scenario is which is, so this is not I'm ruling this out because if you go this is not a feasible option. ये श्रीलंका, जिसे मैंने उस दिन कहा कि ये श्रीलंका ऑन स्टेरॉइड्स सिनेरियो है। हाँ, ये सिनारियो नहीं हो सकता कि आप एडजस्ट कुछ भी नहीं करें और आप एक्सपेक्ट करें कि दुनिया भागती आएगी और आपकी जो कंजम्पशन है इन अ वे उसको फाइनेंस करती रहेगी परपेचुअली। एट सम पॉइंट यू विल बेसिकली बी, द ब्लफ विल बी कॉल्ड ऑफ। जो पॉन्जी स्कीम है ना, यू कांट रन इट फॉर ये उस दिन कल मेरे दोस्त ने, सॉरी टू इंटरप्ट, उसको मैं समझा रहा था ये, तो सुबह सुबह ही बात हो रही थी, तो मैंने उसको कहा कि ये बेसिकली ऐसा है कि हम जो हैं अभी तक बहादुर शाह जफर की तरह बैठे हुए हैं, ईस्ट इंडिया की पेंशन पे चल रहे हैं और बातें जो है वो मुगल सल्तनत की कर रहे हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर पेंशन का चेक नहीं आया ना अगले 6 महीने काम में, खराब हो तो जाएगा। सल्तनत नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा इस वक्त। ये जो ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नहीं चल सकती। फिर वही हालात होंगे जो बहादुर शाह जफर वाले थे। जी। आई थिंक दूसरी ऑप्शन है ऑन अ सीरियस नोट, तो अगर हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ नहीं जाते तो फिर ये होगा कि आपको यू हैव टू लेट द इकोनॉमी एडजस्ट, राइट? और एडजस्टमेंट का क्या मतलब होगा? एडजस्टमेंट का मतलब ये होगा कि लेट्स से आपके 26 बिलियन के रोल ओवर है, उनमें से या डेट सर्विसिंग है, उनमें से लेट्स से 20 बिलियन रोल ओवर हो जाएगा सपोजिटली। जो 6 बिलियन आपका रोल ओवर नहीं होगा, मे बी शायद वो प्राइवेट है या बैंक्स के साथ है, जो भी है, वो जो
6 बिलियन का आपका रोल ओवर नहीं होगा, उसके लिए आपको सरप्लसेस जनरेट करने पड़ेंगे करंट अकाउंट में। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करना है, बल्कि जो आपका डेट रोल ओवर नहीं हो रहा है एट अ टाइम जब कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही और आप फाइनेंशियल मार्केट से यू आर सॉर्ट ऑफ आउट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स गिवन द रिस्क, तो उसमें देन यू हैव टू जनरेट करंट अकाउंट And सरप्लसेस, sustainable current account surpluses. सस्टेनेबल, या और एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3-4 years, जब Yeah. तक आपका जो डेट सर्विसिंग का बर्डन है वो अगेन इट कम्स डाउन टू अ लेवल जहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं दे अगेन ब्रिंग यू बैक इनटू द फोल्ड, राइट? तो वो जो सरप्लसेस, नाउ द क्वेश्चन इज फॉर द पॉलिसी मेकर्स कि in this particular scenario, which is basically the only alternate to debt restructuring, unless ऐसे हो कि आप let's say again आपको वो जो geopolitical rents आना शुरू हो जाए on a sustainable basis, और आप 10 साल मजीद या 5 साल मजीद निकाल जाएं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन गिवन द करंट सिनारियो बोथ जियोपॉलिटिकली एंड अदरवाइज, तो आपको ये सरप्लसेस जनरेट करने पड़ेंगे टू बेसिकली मैनेज योर डेट सर्विसिंग। और अगर और इसकी इकोनॉमिक कॉस्ट वी ऑलरेडी नो। अब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नवंबर का या जो भी नंबर्स हैं लेटेस्ट, दैट वाज 300 मिलियन और समथिंग, 250 मिलियन समथिंग। और उसके लिए इकोनॉमी को किस तरह कोलैप्स करना पड़ा है तो वी हैव ऑलरेडी सीन इट, राइट? अगर आप इसी को आप डेफिसिट को सरप्लस में लेके जाएं, इवन 1 बिलियन 2 बिलियन का सरप्लस आप जनरेट करें, तो व्हाट डज दैट मीन फॉर द ग्रोथ रेट? ऑब्वियसली दैट्स अ वेरी पेनफुल क्वेश्चन। तो यू नीड टू थिंक अबाउट कि यस, द डेट रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, it may take a very long time, but the alternate is not good either, right? Normally हम assume करते हैं कि अच्छा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग में हमें नहीं जाना क्योंकि फिर ऑब्वियसली इट विल क्रिएट ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और मार्केट फिर आपको ट्रीट करेगी क्योंकि आपने इफेक्टिवली डिफॉल्ट कर दिया एंड ऑल दैट। लेकिन फाइन, फेयर इनफ, ऑल दोस आर्गुमेंट्स आर गुड, लेकिन अभी भी आप मार्केट आपको ऐसे ही ट्रीट कर रही है जिस तरह आप नहीं सर्विस कर सकते अपना डेट, तो यू आर बेसिकली ब्लॉक्ड आउट ऑफ द मार्केट एनीवेज। तो आई थिंक इस सिनारियो में आई डोंट, so you can basically go with either of the scenario. At least that's my position. If you want not to default or restructure, whatever, fine. I mean, policymakers, if they leave out the third option, अगर आपने बहादुर शाह जफर नहीं बनना, अगर हम उसको साइड पे रखें, तो you can decide not to default, but then you will have to generate surpluses to get the books balanced. And I think otherwise you'll have to go towards debt restructuring, which arguably and also empirically some papers show, अगर आप उसको, if you do it properly, bringing creditors on board, it may take longer, but then it's relatively less painful than the alternate scenario. Yeah, and I think I've been thinking about this as well, just in terms of के क्योंकि साल का शुरू है तो obviously forecasts आने लगते हैं, people talk a lot about it. I was reading yesterday के क्योंकि चाइना रीओपन कर रहा है, there is obviously a belief कि उससे growth generate होगी global economy में, जो लोग इस वक्त underestimate कर रहे हैं, we will see. But the flip side of it, is from a Pakistani perspective कि अगर चाइना ग्रो करता है, strong V-shaped recovery होती है जीरो कोविड abandonment के बाद, तो ऑयल जो है वो फिर $100 के ऊपर आ जाएगा, which then आपका जो current account surplus का जो point है, it becomes even more challenging to generate, right? And then उसके अंदर फिर एक और एक interesting and I'll try to link it and find it as well. Foreign Affairs में Megan O'Sullivan ने co-author किया था एक piece कुछ महीनों पहले, वो बड़ा interesting thesis है, and I kind of agree with it because this is where the world is headed कि climate change goals की वजह से और electrification of transport की वजह से oil prices actually and energy prices of fossil fuels, oil and gas, will actually become more volatile, meaning कि उनके peaks भी बड़े ऊंचे होंगे और troughs भी बड़े नीचे होंगे, क्योंकि आपको अभी मालूम नहीं कि stable demand क्या है, which means कि जो नए projects हैं to take out oil, people don't know how to finance them, banks will be hesitant, which then means कि आपका जो है shortage होगी, the price spike करेगी and all of that, which again from a Pakistani perspective something to think about for policymakers as well, which goes into your point as well कि जो current account surplus drive करना है आपने, a lot of exogenous factors will make it very challenging for you to do that. And then of course on top of it, the next 12-month outlook on global interest rates means कि अगर आप नहीं भी करते restructure और थोड़ा बहुत financing की तरफ जाते भी हैं, तो ये जो post 2008 reach for yield वाला जो पार्टी थी, वो नहीं resume होनी, तो आपने वो वाली borrowing तो आपको कोई नहीं करने देना। I think वो ऑलरेडी, आई डोंट नो वो किस हद तक पाकिस्तान के केस में थी भी या नहीं, क्योंकि अगेन अगर आपका एक्सटर्नल डेट जो है, पब्लिक एक्सटर्नल डेट, 90% ऑफ दैट इज ऑफिशियल इन नेचर,
तो अनलेस वी से कि जो चाइना की जो सीपैक इन्वेस्टमेंट थी, अगर इफ दैट इज अ पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ गोइंग फॉर, मे बी इट इज टू एन एक्सटेंट, लेकिन बाय एंड लार्ज आई डोंट थिंक, आई मीन अगर उस स्टेज पे पाकिस्तान ने उस तरह की एफडीआई नहीं देखी प्राइवेट बाकी दुनिया से, चाइना को या अगर हम इग्नोर करें, तो अब इस स्टेज पे जब आपकी डेट सर्विसिंग की बर्डन इस हद तक पहुंच चुका है, तो आई थिंक अब उस वो सिमिलर काइंड ऑफ उसके करीब, पहले ही नहीं अच्छी थी, तो अब या हम क्या उसको या एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या क्या होगा? नहीं, आई एग्री एंड आई थिंक अगेन जैसे आपने कहा कि देर आर नो गुड ऑप्शंस, आई आई एग्री विद इट एज वेल। और मैं तो अपने जो जानने वाले पाकिस्तान में उनको साल ऊपर से कह रहा हूँ कि हम्म। इट्स नॉट गोइंग टू स्टेबलाइज एनी टाइम सून। इट्स अनफॉर्चुनेटली, आई मीन इट्स नॉट लाइक कि हमें बड़ी खुशी होती है ये कहने में कि और महंगाई होगी, बट हम्म। दिस इज वी आर रीडिंग द टी लीव्स एंड दिस इज द ऑब्वियस सिचुएशन कि आपने एडजस्टमेंट करनी है। आपके हम्म। पास जैसे आपने भी अग्री किया कि बहादुर शाह जफर वाली तरफ ना जाएं। दो ऑप्शंस और हैं, अच्छे नहीं हैं, they're going to inflict a lot of pain on a lot of people unfortunately, but this is the price that we have to pay. Essentially Pakistan has to pay, and Pakistan's ordinary citizens in particular have to pay for हम्म। 30 plus years of imprudent economic policies, and this हम्म। is just what it is. आई थिंक इसमें इसमें भी आई थिंक अगेन, जो जहां तक कॉमन जो आम आदमियों का, आई थिंक हमारा एक जो चीज अच्छी हुई है पिछले 10-15 सालों में, वो ये है कि प्रॉब्ली 13-14 ईयर्स, कि जो हमारा जो सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, दैट्स मच, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। आई थिंक अगर हम इसको रेट करें बाकी सबके साथ, तो वी के, अगर हम इन, क्या मैं कहूँ, बंदों के बच्चों की तरह रिफॉर्म करते हैं, और हम लेट्स से टैक्सेशन सिस्टम अपना ठीक करते हैं, और लेट्स से अपनी इकोनॉमी को खोलते हैं, जो तो वी साढ़े डू। सत्रह अरब डॉलर साढ़े हाँ। सत्रह अरब डॉलर साल के जो देते हैं लीड्स को, वो हाँ, रीडायरेक्ट करते हैं। तो अगर हम वो करते हैं इकोनॉमी को, यू आई थिंक वी कैन दिस द आर्ग्यूमेंट के नहीं कि आम आदमी सफर करेगा सो वी कांट रिफॉर्म in the presence of such a good social security system, that argument I don't buy. Yeah. So you have to let the reforms happen and move in the right direction, and use the generate enough surpluses, or basically आप basically tax करें जहाँ appropriate sectors को, चाहे वो land है, agriculture है, या ये retail वगैरह है, इनको टैक्स करें, और आप बेसिकली यू कैन डेफिनेटली इंसुलेट the vulnerable section of your society from this mega shock, right? So it's not like we don't have a system, और हमें बिल्कुल बहुत ज्यादा सोचना है। I think this is more of an elite capture kind of thing, कि हमें रिफॉर्म नहीं करनी, और बाकी सिर्फ हमने बस बहाने ढूंढने हैं। तो आई थिंक वो एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम ये रिफॉर्म नहीं करेंगे और अपनी इकोनॉमी को कंपेरेटिव नहीं बनाएंगे, और इस सारी चीज से नहीं निकलते, तो ये साइकिल, जिस तरह हम शुरू में बात कर रहे थे, ये साइकिल ऐसा नहीं है कि ये कोई वन ऑफ है, दिस विल जस्ट कीप ऑन गेटिंग रिपीटेड। आज रिस्ट्रक्चर आप कर भी लें, 5 साल 10 साल बाद आप दोबारा इधर खड़े होंगे। और इसमें आई थिंक एक चीज मैं प्रॉब्ली आई वांट टू ऐड वन थिंग मोर, विच इज कि सो यू हैव दिस एलीट स्ट्रक्चर ऑन वन साइड, राइट, जो कि एक एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस कह लें, आप जो भी कह लें। तो इन अ डेमोक्रेसी बेसिकली व्हाट इज द ऑल्टरनेट फोर्स जो कि पब्लिक इंटरेस्ट को वॉच आउट करेगी? आई थिंक अदर देन द रूल्स एंड लॉज, बट देन एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस की जब आप बात करें, तो रूल्स एंड लॉज तो साइड पे हो गए। तो ये हमने देखा, रियल एस्टेट हो गया, ये बाकी जिस तरह लैंड कैप्चर करते हैं हम, गरीबों को निकाल दिया सारा कुछ। लेकिन आई थिंक जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आई थिंक दे नीड टू रिफॉर्म, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज आर बेसिकली द वॉइसेस ऑफ द पब्लिक, ऑफ द masses. So if the political parties are not democratic in their structure, then there's no counterweight to the elites, right? They will keep on, या वो इवन आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी ऊपर से सब कुछ सॉर्ट आउट कर लेते हैं, पावर ब्रोकर्स के साथ अपने इंटरेस्ट को सिक्योर कर लेते हैं। बाकी जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है, दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट अगेन टू एनरिच दोज एट द टॉप, और either financially or politically, whatever. So I think that's probably, we need to think about a counterweight to the elite groups, and that counterweight in a democratic setup has to be strong democratic political parties. Yeah, So I think I that couldn't agree that's more. something for. I fully agree and I endorse that position. I think ultimately, again, हम तो इकोनॉमी की जो आपने तीन सिनेरियोज दे, अगेन वही है ना, इस डेमोक्रेटिक साइड पे भी के या तो फुल डिक्टेटरशिप लेवल पे चले जाएं, स्टालिन माओ सीसी टाइप, वो भी नहीं जाते। आप हाफ वे जाके रहते हैं, जब डिक्टेटर आता भी है वो हाइब्रिड चलाता है, मोर टुवर्ड्स द डिक्टेटरशिप साइड। डेमोक्रेटिक साइड पे भी हाइब्रिड ही चल रहा होता है एक तरह से।
और अगेन आपका लोकल गवर्नेंस सिस्टम है नहीं, सो देयर इज नो लोकल कंपटीशन टू रेज रिसोर्सेज, बी एफिशिएंट, शोकेस के भाई कंपटीशन के थ्रू वी कैन रिफॉर्म एंड रीओरिएंट एंड रन सिटीज बेटर, टाउन्स बेटर. अगर शहर में मेयर फॉर एग्जांपल इनकॉम्पिटेंट है भी, एक शहर में, दो शहर में, पांच के पांच बड़े शहर में कह दें, लेकिन अगर छोटा शहर जो है उस पर अच्छा मेयर है, तो दे विल ऑब्वियसली compete and they will attract more resources and attract people because they're running a better show. And we don't allow that competition to happen again there either. And that's a nursery, right? सियासतदान वहां से ही, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट चलाना नहीं आता, यूनियन काउंसिल चलाने नहीं आती, तो आप वजारत खजाना कैसे चलाएंगे? And again we miss that point as well, कि there is no academy, वो feeder system नहीं है to the big leagues as well. So the only institution which is meant to represent public is again very much non-democratic at the top. Correct. I fully agree. Dr. Pizarro, this has been a fascinating conversation. I am also mindful of time, and for those interested in diving deeper into this, I've linked the EAG press release as well. People should read it and look at the recommendations. And as we talked, there are no easy ways out, but the way out isn't also that complicated. रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, दुनिया में मॉडल्स मौजूद हैं, इस लोगों ने किया हुआ है, हमें री इन्वेंट नहीं करने की जरूरत है. जाते जाते I always ask my guests, what are 2 or 3 books you would recommend to the audience? I think एक तो क्योंकि डेट का आजकल बहुत ज्यादा चर्चा है, तो I think one of them which I recommend is probably this one. So yeah, I think काफी लोगों ने already very good, yeah. I think it's very there's a lot of data in there. So if you are more for case, if you like more stories, then maybe this will not be your kind. Lekin if you are into data and debt and defaults and stuff, then I think this is a really good resource for that. The other one, which is non-economic, which I think is again, agar aapka science ki taraf thoda sa interest ho, I think the one book which I sort of enjoyed a lot was Quantum Enigma. So I think it 2012 में ये publish हुई थी. It's available on Amazon and elsewhere. So I think this Quantum Enigma, I think this was very fascinating from the point of view of how the universe works. I think this was quite fascinating. Then I think the last one which I'll probably mention is again, this depends on how interested you are in philosophy or abstract arguments, is basically the one by Bertrand Russell, The History of Western Philosophy. So I think that's very interesting, and basically it's one thing to know about what were the arguments by different philosophers, but that logical way of thinking through arguments and then the counter arguments, and then I think you learn a lot by reading that book. Or let me say this, you develop those skills. Yeah. By reading the book, even if you don't understand half of it. So I think that's something which is also... That's a good recommendation. In fact, it reminds me कि, मुझे याद है जब मैं 2007 में पाकिस्तान से निकल के बेंटली यूनिवर्सिटी गया आउटसाइड ऑफ बॉस्टन. So the most fun, the most memorable class I took in those 3 years of my undergrad studies was a philosophy class. Liberal arts core curriculum business था, but you had to take liberal arts classes. और उसकी फैसिनेटिंग बात ये थी कि यू आर लर्निंग अबाउट फिलॉसफी एंड डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, बट उसमें जो असाइनमेंट हमारा था, प्रोफेसर ने कहा कि आपकी 2 टीम्स बनेंगी. एक टीम जो है, दिस वाज द प्रोजेक्ट आई स्टिल रिमेंबर, जो है वो आर्ग्यू करेगी फॉर अबॉर्शन राइट्स, एक करेगी नॉट फॉर अबॉर्शन राइट्स. और मुझे पाकिस्तान से निकले हुए, पाकिस्तान स्टडीज, कंजर्वेटिव मुसलमान अपब्रिंगिंग वाले लड़के को 18 साल की उम्र में प्रोफेसर ने डाल दिया, आपने आर्ग्यू करना है फॉर अबॉर्शन राइट. मैं तो परेशान, और मैं प्रोफेसर के ऑफिस में गया, मैंने कहा भाई आई फील वेरी अनकंफर्टेबल, एंड शी वाज लाइक दिस इज पार्ट ऑफ योर एजुकेशन. आई एम लाइक बट व्हाट इफ आई डिसएग्री विद दैट पोजीशन, हाउ डू आई आर्ग्यू? शी इज लाइक दैट्स द पॉइंट, you have to read up on the arguments, and even though you don't agree, you perhaps may over time agree, maybe you won't, but you have to argue for it, and you have to understand the other side's perspectives in order to counter argue it later on if you still disagree with it. And this was the most fascinating project I had, because it puts you out of your comfort zone, forced you to read things that perhaps you on paper thought were not okay. And then as I read it, I was like, okay, there's an argument to be made here, and it stuck. So I'm glad you raised that book and recommended, because I agree कि especially in like the culture we grow up in, जहाँ बच्चों को कहा जाता है कि सवाल मत पूछो, बड़ों से सवाल मत पूछो. Mindset. So yeah, we have to change that. So I also appreciate that there's no, like, once you read those books or you engage with philosophy, that there's no waterproof argument for any position out there, right? Yeah.
unless it's factual or scientific in nature. Yeah. So it's a bit like you have to be a bit more Yeah. receptive. Philosophy majors and law majors के साथ बहस करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि हर चीज का जवाब होता है इट डिपेंड्स और फिर वो इट डिपेंड्स करके जो है ना वो पूरी बात घुमा देते हैं और आप सर अपना खुजाते रह जाते हैं कि अब क्या Exactly, कुछ नहीं निकलता. So you have to enjoy the process of arguing एग्जैक्टली rather than the end outcome. Exactly. Well, this has been fascinating, Dr. Pizarra. We'll love to have you on again in the future, but appreciate you taking out the time and keep up the great work. Keep up putting out recommendations through the EAG and wish you all the best in the future. Thank you very much. Thanks a lot for having me. Take Thank care. you. Khuda Hafiz. Bye. Hafiz.